प्रीवियस क्लासेस में हमने 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था बैलेंस शीट, और उसमें हमने लायबिलिटीज और एसेट्स और स्टॉक होल्डर इक्विटी की एसोसिएशन चेक की थी, और उसके बाद हमने फिर मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट की थी। उसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट देखा था, जिसमें हमने ईबीआईटी का जिक्र किया था, ईबीआईटी डीए का जिक्र किया था, फिर इंटरेस्ट और टैक्स था, और हमने उसकी मदद से मिसिंग फिगर्स निकाली। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी भी हमने डिस्कस किया, और उसमें हमने पर्टिकुलरली हमने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट हमने देखी थी, उसमें रिटेन अर्निंग का पोर्शन देखा था और मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट की थी। लास्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, कैश फ्लो। कैश फ्लो मीन्स कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा इनफ्लो ऑफ कैश क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश कैसे निकालते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश दोनों देखना है, और उसके बाद हमने फिर कैश का ओपनिंग बैलेंस लेके हमने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगी। ओके, अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये आपके कोर्स पैक में, मैं आपको बता देती हूँ किस पेज पे है। यस, ये सेम फॉर्मेट आपके कोर्स पैक में पेज नंबर 69 पे बना हुआ है। ठीक है, टेबल है 3.3। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें गौर से, तो आपके पास जितने भी कैश फ्लोज होते हैं उनको हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 डिफरेंट आप कह लें कैश फ्लोज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, cash flow from investing activities, then cash flows from financing activities। इन सब को हम ऐड करते हैं, टोटल करते हैं, और फिर हमारे पास या इंक्रीज आ जाता है ड्यूरिंग द ईयर या डिक्रीज आ जाता है। उसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं, तो कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। ओके, अच्छा, अब फिर हम ऑलरेडी ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस कोर्स में आपको फुल फ्लैज एक फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट हम मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। मतलब प्रॉपर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आपको आना चाहिए है। अब आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स के 6-7 सेमेस्टर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैश फ्लो, फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो उनके लिए बहुत इजी होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 1 के हैं, उनको एक इजीएस्ट फॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाई थी, जिसमें इनफ्लो था, आउटफ्लो था, क्लोजिंग और एंडिंग बैलेंस था। यहाँ पे सिर्फ हमने 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में उनको डिवाइड किया हुआ है, तो वो 1 बाय 1 हम देखेंगे। इसका सिंपल तरीका याद करने का ये है कि आप ये याद कर ले कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, और फिर आपने इसको बनाना है। अब हमारे पास 2 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक बैलेंस शीट है और एक इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, जो बैलेंस शीट है उसमें एक साइड पे एसेट्स होते हैं, ठीक है, लायबिलिटीज हैं और ओनर्स इक्विटी है, राइट। अब एसेट्स आपके पास करंट एसेट्स होते हैं, अभी हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस भी की है बैलेंस शीट बहुत डिटेल से, और
फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। लायबिलिटीज में आपके पास दो तरह की लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, और फिर आपके पास स्टॉक होल्डर इक्विटी या ओनर्स इक्विटी होती है जिसमें शेयर्स वगैरह आते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स, रिटेन अर्निंग वगैरह। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में आपके पास सेल्स होती है, इसमें तमाम किस्म की आप कॉस्ट माइनस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास EBIT आ जाता है, और फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, और फिर आप इसमें से यानी कि टैक्स माइनस करते हैं और क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाता है, नेट इनकम आ जाती है। तो तमाम किस्म की कॉस्ट ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग माइनस करें तो आपके पास आखिर में क्या आ जाता है, नेट इनकम आ जाता है। तो अगर क्लास आपने याद रखना हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन सी कैश फ्लोज कहाँ कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बाय द वे याद करना बड़ा आसान है। वो किस तरह है कि जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट की सेल या परचेज हम कहाँ लेके जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, फिक्स एसेट की सेल या परचेज, यानी फिक्स एसेट्स क्या हो गए, मशीनरी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, कार, व्हीकल, ट्रक, ये सारी चीजें। तो फिक्स एसेट की अगर आप सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारे पास जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। अब ये आप सोचें कि अगर आप कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो परचेज करने से कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, जाहिर सी बात है, कोई एसेट आप परचेज करेंगे तो पैसे आपको देने पड़ेंगे तो आउटफ्लो होगा। या कोई एसेट आपके पास पुराना रखा हुआ है और आप उसको सेल कर दे रहे हैं, तो जब आप एसेट सेल करते हैं तो आप बताइए कि आपके पास कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप एसेट सेल करते हैं तो पैसे आते हैं, तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो फिक्स एसेट्स की सेल या परचेज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेके जाते हैं। अच्छा, फिर आप कंपनी को फाइनेंस कैसे करते हैं, कंपनी में आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, ये एसेट्स कहाँ से खरीदते हैं, तो फाइनेंस में आप या तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेके आते हैं या ओनर्स इक्विटी के थ्रू पैसे लेके आते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दो चीजें अफेक्ट करती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी क्या हो गया, यानी कि शेयर्स वगैरह हो गए। अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो पैसे आते हैं, कैश इन होता है, कैश प्लस होता है, इनफ्लो ऑफ कैश होता है। अगर आप डिविडेंड्स देते हैं शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड दे रहे हैं तो कैश आपका क्या होगा, आउटफ्लो होगा, पैसे आपके जाते हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करें तो अगर आप लायबिलिटी ले रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मजीद लेने से क्या होता है कि पैसे आपके पास इंक्रीज होते हैं, पैसे आते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि रीपे कर रहे हैं, उधार वापस कर रहे हैं, तो पैसे आपके जाते हैं, यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। इसके अलावा क्लास जो भी बच जाता है वो हम कहाँ ले जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, यानी यहां से हम नेट इनकम लेके जाते हैं। नेट इनकम हम यहां से लेके जाते हैं, ये देखिए नेट इनकम, हम इनकम स्टेटमेंट में से डायरेक्ट नेट इनकम ले लेते हैं। इसके अलावा हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो याद कीजिए कि एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन शामिल होता है और डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो हम इसी वजह से कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो नेट इनकम में उसको ऐड बैक कर देते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में करंट एसेट्स बच गए, तो करंट एसेट्स भी यहाँ पे हम ले आते हैं और करंट लायबिलिटीज भी यहाँ पे ले आते हैं।
करंट एसेट्स अगर आपकी इंक्रीज हो रहे होते हैं तो कैश आपका डिक्रीज होता है, यानी करंट एसेट से इनवर्स रिलेशन है। किस तरह? करंट एसेट्स अगर आपके इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इन्वेंट्रीज की बात कर लेते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल की बात कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल वो होते हैं वो अमाउंट जो आपको कस्टमर से फ्यूचर में मिलती है, आपके डेटर्स होते हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ने का मतलब है कि जो अमाउंट मिलना थी वो अब नहीं मिल रही है, तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ती जा रही है और कैश कम होता जा रहा है। ये यूं कहे कि एक डेटर आके आपको पे कर देता है, अकाउंट रिसीवेबल आपको रिसीव हो जाता है, तो रिसीव हो जाता है तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है और कैश बढ़ जाता है। ये है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो ये आप इसको कह ले कि कैश और करंट एसेट्स की इनवर्स एसोसिएशन होती है। अगर आप बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की डायरेक्ट एसोसिएशन होती है। करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो कैश बढ़ता है, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो कैश डिक्रीज होता है। करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो इसका मतलब ये है, आप एग्जांपल ले लें अकाउंट्स पेबल की। अकाउंट्स पेबल क्या है? उधार है, लायबिलिटीज हैं। तो जितना उधार आप लेते जाएंगे अकाउंट्स पेबल बढ़ता जाएगा, लेकिन अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा है, उधार ले रहा है, तो साथ में कैश भी तो बढ़ रहा है ना। इसी तरह अगर अकाउंट्स पेबल आप पे करते जाते हैं, उधार देते जाते हैं, अदा करते जाते हैं, रीपे करते जाते हैं, तो कैश भी कम होता जाएगा, लायबिलिटी भी कम होती जाएगी। ओके, तो ये तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इनका हम प्लस माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी साल हमें ये किसी भी मंथ में, ये किसी भी टाइम पीरियड में हमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो या नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज हो रहा होता है। और इसमें हम ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं तो हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, और यही फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ओके, तो अब हम कैश फ्लो से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। इनफैक्ट आज हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे कैश फ्लो से रिलेटेड, और यही हमारा टारगेट है, और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पेज नंबर 87। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 3-11। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो हम 3-11 करेंगे। WC Cycling had $55,000 in cash at year end 2013 and $25,000 in cash at year end 2014. ओके, कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ईयर एंड 2013 और 14 का। तो 14 का क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और 13 का जो है वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। द फर्म इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टोटल 2,50,000, यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको दिया हुआ है 2,50,000। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि कंपनी ने पैसे लगाए, तो पैसे लगाए यानी खरीदे, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, तो इसका मतलब है कि कैश इन होगा या आउट होगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा या आउटफ्लो। जब आप कोई एसेट परचेज करते हो तो कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टोटल 1,70,000, और आप चेक कीजिए इसके आगे प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब ये है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है। सो रिक्वायरमेंट 1 है, व्हाट वाज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हमें कैश फ्लो चाहिए है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अच्छा क्लास, तो अभी हमने एक स्टेटमेंट चेक की थी, ये वाली, दिस वन। इसी को मैं फिर आपको कंसाइज बता रही हूँ कि हमने कैसे बनाना है। 10, ठीक है, ये प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। CF स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? कैश फ्लो ओपनिंग बैलेंस, इसमें हम प्लस करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्लस करेंगे कैश फ्लो
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और हम प्लस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, तो अब पार्ट ए की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। हमें 2013 और 14 का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि हमने कैश फ्लो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, $25,000। इसी तरह कैश फ्लो का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 55,000 दिया हुआ है, राइट। फिर हमें क्या दिया हुआ है, द फर्म इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिया हुआ है। और ये हमें नेगेटिव दिया हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है ना, एसेट परचेज किया है, तो परचेज करने से हमारे पैसे कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, तो हमारा आउटफ्लो होगा। और नेक्स्ट हमें लास्ट दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि हमें दिया हुआ है पॉजिटिव साइन लगा के, यानी कि हमें बताया हुआ है कि इनफ्लो हो रहा है। और क्या चीज नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है। एंड दिस इज रिक्वायरमेंट ए, ए की रिक्वायरमेंट है। तो क्लास ये इक्वेशन है, मैंने इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिख दिया है। अच्छा जी, कैश फ्लो आप प्रोफार्मा बना के करना चाहें, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो प्रोफार्मा बना के भी हम कर सकते। मैंने गूगल ड्राइव पे आपको लास्ट क्लास की वीडियो अपलोड की हुई है, तो गूगल ड्राइव पे आप लोग अगर क्लास की वीडियोस देखना चाहें तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा क्लास, और एलएमएस पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। अच्छा क्लास, उसके बाद देखिए कैश फ्लो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 25,000 इक्वल टू 55,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें नहीं पता, तो प्लस करके मैंने लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में दिया हुआ है, इस वजह से मैंने माइनस में 250 लिखा है। अगर सेल होती तो हम फिर इसको प्लस में लिखते। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको दिया हुआ ही पॉजिटिव है। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25,000 माइनस 55,000 प्लस 250 माइनस 170। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब जरा कैलकुलेटर्स पे करके बताइए कि कितना आ रहा है। 25,000 माइनस 55,000 प्लस 250 और माइनस 170। जी क्लास, तो क्या आंसर आ रहा है, कोई बताएगा। मेरे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है 50,000। ये आंसर है रिक्वायरमेंट 1 का। रिक्वायरमेंट बी के लिए हम देखते हैं दोबारा, इफ बी पार्ट देखिए। ओके,
बी पार्ट, इफ अक्रूवल्स इंक्रीज बाय 25,000, अक्रूवल्स क्या होती हैं? लायबिलिटीज, हमने डिस्कस किया था। तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं by 25,000, receivable and inventories increase by 1 lakh, and depreciation and amortization total 10,000. So what was the firm's net income? और required क्या है? net income नहीं है, net income चाहिए। ओके, तो अब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अक्रूवल्स क्या है? लायबिलिटीज है। तो अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो कैश भी इंक्रीज होगा, यानी डायरेक्ट एसोसिएशन है। रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट्स है, करंट एसेट्स है, और एसेट्स का कैश के साथ इनवर्स एसोसिएशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज इंक्रीज होंगी तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हम क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं नेट इनकम में। ओके, तो हम वापस एक्सेल शीट पे चलते हैं और हम पार्ट बी करते हैं। अच्छा, पार्ट बी के लिए अब हमारे पास जो डेटा गिवन है, सबसे पहले तो इसने हमें दिया हुआ है कि क्या चीज दी हुई है पार्ट बी में? अक्रूवल्स। अक्रूवल्स कितने दिए हुए हैं? अक्रूवल्स दिए हुए हैं, अक्रूवल्स इंक्रीज बाय 225,000। तो याद रखिएगा क्लास, अक्रूवल्स क्या हो रहे हैं? मैं यहाँ प्लस का साइन लगा रही हूँ, इसका मतलब है कि लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं 25,000 से। इसके अलावा हमें अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज के बारे में कहा हुआ है कि ये भी क्या हो रही है? ये भी इंक्रीज हो रही हैं। और कितनी इंक्रीज हो रही हैं इसके बारे में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल इंक्रीज बाय 1 लाख। तो हम यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो आपको कितना दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। और क्या चीज मिसिंग है? नेट इनकम नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करना है। यानी कि बी पार्ट में हमारे पास नेट इनकम मौजूद नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा क्लास, अब मैं अगर आपको ये देखिए, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप देख ले, नेट इनकम है, इसमें हम प्लस कर रहे हैं अमोर्टाइजेशन, और हम कुछ प्लस माइनस करेंगे करंट एसेट्स, प्लस माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। तो वो हम देख लेते हैं कि वो हम किस तरह करेंगे। ये एक्सेल शीट हमारे पास आ गई, और हमने यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैसे निकालेंगे? हम लेंगे नेट इनकम, इसमें हम हमेशा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लस करेंगे, और हम प्लस करते हैं करंट एसेट्स, या हम माइनस भी करते हैं करंट एसेट्स। कभी हो सकता है हम प्लस करें, या हो सकता है कभी हम माइनस करें। और इसी तरह हम प्लस करते हैं करंट लायबिलिटीज, या आप कह लें कि हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एक काम होगा, या करंट लायबिलिटीज प्लस होंगी या माइनस होंगी, करंट एसेट्स प्लस होंगे या माइनस होंगे। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैश फ्लोज फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ से आया? ये देखिए, ये रिक्वायरमेंट में हमने रिक्वायरमेंट ए में निकाला था 50,000, तो ये हमने 50,000 लिख दिया, इज इक्वल टू नेट इनकम नहीं पता तो उसकी जगह एनआई लिख दिया, प्लस डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन कितना है? 10,000 है, ये हमने 10,000 लिख दिया। करंट एसेट्स प्लस हो रहा है 1 लाख से, तो करंट एसेट्स, और अभी बताया था कैश की इनवर्स एसोसिएशन है, तो यहाँ पे करंट एसेट्स प्लस में लिखा हुआ है ना,
तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैश क्या हो जाएगा, 1 लाख से माइनस हो जाएगा। और अक्रूवल्स प्लस है तो कैश भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एसोसिएशन है। ओके, तो अब आप जो अमाउंट है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाइए, तो 50,000 माइनस 10,000 प्लस 1 लाख माइनस 25,000, और ये सारा किसके बराबर होगा, नेट इनकम के। तो अब अगर आप नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 50,000, इसमें आप माइनस करें 10,000, इसमें प्लस करें 1 लाख और माइनस करें 25,000, तो आंसर आता है नेट इनकम कितने कितने बराबर है, 1,15,000 की। So this was 3-10. नेक्स्ट प्रॉब्लम 3-11, ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। आपका क्विज नंबर 1 और मिड टर्म का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस चैप्टर में से बनेगा। प्रॉब्लम 3-1 से लेके 3-11 तक इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट यूज होंगे एग्जाम में। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। दिस वन, अब ये मेरे पास 3-12 है, लेकिन आपके कोर्स पैक में 3-11 है। You have just been hired as a financial analyst for Basel Industries. Unfortunately, company's headquarters, where all of the firm's records are kept, यानी कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इस तरह की चीजें थी, has been destroyed by fire, और वो डिस्ट्रॉय हो गई फायर से। So your first job will be to recreate the firm's cash flow statement for the year just ended. So अब आपका पहला काम क्या है कि फर्म्स की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और आपको जो चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। The firm had $1 lakh in the bank account at the end of the prior year. पिछले साल की बात हो रही है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये कौन सा बैलेंस है आपका, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। And its working capital accounts except cash remain constant during the year. और वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स, वर्किंग कैपिटल यानी हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और उसके बारे में ये कहते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी एज सच उसमें कोई चेंज नहीं है। और एक्सेप्ट कैश, ऑब्वियसली क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस है वो डिफरेंट होगा, तो उसके अलावा जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एज सच कोई चेंज नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए। तो इसका मतलब है कि हम जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वो हमारे पास क्या होंगी, जीरो होंगी, हमने उसमें चेंज नहीं करना है। It earned $5 million in net income. So net income आपको दे दी गई है, net income कितनी है, $5 million net income है during the year, but paid 7,50,000 in dividends, और dividends भी आपने पे किए हैं, वो भी आपको दिए हुए हैं। अच्छा, नेट इनकम और डिविडेंड दे दिया है। थ्रू आउट द ईयर द फर्म परचेज 5.5 million ऑफ मशीनरी,
और कंपनी ने क्या चीज परचेज की है, मशीन परचेज की है। तो मशीन क्या है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की सेल या परचेज हम कौन सी एक्टिविटीज में लेके आते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेके आते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज, तो परचेज से क्या होता है, कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कैश आउटफ्लो, आपको बता रहे हैं कि कैश आउटफ्लो होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता द कंपनी सोल्ड मशीनरी, तो सोल्ड यानी सेल की है, तो सेल की है, तो इससे हम क्या क्या यहाँ पे लिखते हैं, कैश इनफ्लो बताते हैं, हमारे पास कैश आता है। ठीक है। You have just spoken to the firm's accountants and learned that annual depreciation expense is 4,50,000 और आपको डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, $4,50,000 दिया हुआ है। However, the purchase price for the machinery represent addition to property, plant and equipment before depreciation। यानी ये जो 4,50,000 है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, एज इट इज इस अमाउंट को आपने यूज कर लेना है। Finally, you have determined that the only financing done by the firm was to issue long-term debt। Only financing done यानी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं वो एक ही है, और वो ये कहता है कि आपने लॉन्ग टर्म डेट इशू किया है। लॉन्ग टर्म डेट इशू का मतलब है कि आपने उधार लिया है। कितना उधार लिया है, $1 million का लिया है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% इंटरेस्ट रेट है। $1 million का उधार लिया है, यानी लॉन्ग टर्म डेट इशू किया है, यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो कैश भी बढ़ जाता है, डायरेक्ट एसोसिएशन है। अगर यहाँ पे लिखा होता रीपेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ डेट या बॉन्ड्स होता, तो इसका मतलब है कि हम लोन रिटर्न कर रहे थे, वापस कर रहे थे। तो जब आप उधार वापस करते हैं तो कैश भी चला जाता है, यानी आउटफ्लो होता है। व्हाट वाज द फर्म्स एंड ऑफ ईयर कैश बैलेंस, और कैश का बैलेंस आप बताइए। और द रिक्रिएट, अच्छा अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको फाइनेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, और आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि कैश का बैलेंस आपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम 6-11 पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो काम क्या होता है कि हम क्या लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन डेटा में हम देखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। वो हमें कितना दिया हुआ है, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 lakh। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेट इनकम दी हुई है, और नेट इनकम कितनी दी हुई है, 4,50,000 नहीं, नेट इनकम दी हुई है 5 million। तो हम 5 million नेट इनकम लिख दी। उसके बाद हमें दिया हुआ है डिविडेंड्स, डिविडेंड्स पेड, और डिविडेंड देने से कैश आउटफ्लो होता है। तो डिविडेंड्स कितने हैं, 7,50,000 के। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि कंपनी ने परचेज की है, परचेज मशीनरी, और कितने की परचेज की है, $5.5 million की। इसके अलावा डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 4,50,000 का दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो लास्ट है वो डिस्कस ये किया हुआ है कि कंपनी ने इशू किया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट इशू किया हुआ है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट कितना इशू किया हुआ है, 1 million का। तो ये हम लिख देते हैं 1
मिलियन, ठीक है। अच्छा जी, और हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमारे पास नहीं है। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम में हमने दो इक्वेशन लिखी थी, अगर हम अपनी आसानी के लिए उनको यहाँ पे दोबारा लिख लें तो हमें दोबारा नहीं कॉपी करना पड़ेगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो कैश फ्लो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि ये हमने कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो नहीं है, तो यहाँ पे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले नेट इनकम, तो नेट इनकम कितनी है? 5 मिलियन। इसमें हम प्लस करते हैं डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है? 4,50,000, और हम प्लस माइनस करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो हमें सवाल में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज कांस्टेंट रहेंगे, यानी वर्किंग कैपिटल कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे हमारे पास कोई करंट एसेट्स कोई करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट नहीं है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे पास कितना आ जाएगा? 5450,000, यानी 5.45 आ जाएगा। तो अब हम इधर आ जाते हैं, कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस, कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम कैसे मालूम करेंगे? कैश का ओपनिंग बैलेंस, जो कि उसने कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम प्लस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी हमने निकाला है 450,000। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब यहाँ पे देखिए एक ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है कि मशीन परचेज की है, तो मशीन परचेज की है तो इसको हम नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि परचेज करने से कैश आउटफ्लो होगा। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उसने लॉन्ग टर्म डेट लिया है, तो और जब डेट लिया है, उधार लिया है, तो कैश आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? तो इनफ्लो होगा, इस वजह से हम इसको प्लस कर रहे हैं, कितना? 1 मिलियन। और डिविडेंड्स भी तो हमारे पास मौजूद है, तो डिविडेंड से कैश आउटफ्लो होता है, कितना कैश आउटफ्लो होगा? 7,50,000। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैश फ्लोज, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए। आपके पास 1 लाख और इसमें हमने प्लस किया 5.5 और माइनस करेंगे 5.5 मिलियन और प्लस करेंगे 1 मिलियन और माइनस करेंगे 7,50,000। तो आंसर अब मेरे पास आ रहा है 3 लाख, 3 लाख नहीं, 3, बिल्कुल 3 लाख आ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 3 लाख जी क्लास। तो ये था कैश फ्लोज। ओके, अच्छा, अब जो अमाउंट्स हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले जब हमने ये कैश फ्लोज कैलकुलेट किया है, तो इसके लिए नेट इनकम ये मौजूद है, ये नेट इनकम यहाँ से लिखी है, और डिप्रिसिएशन ये डेटा में गिवन था, डिप्रिसिएशन ये लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये यहाँ पे आ गई। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ से सिंपल कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग बैलेंस। फिर हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टमेंट में अब आप ये देखिए
कि हमने ये मशीनरी परचेज की है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और लास्ट में हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे पास ये आ गई और एक हमारे पास ये डिविडेंड्स आ गए। तो इस तरह से हमारे पास कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अच्छा क्लास, आपने याद रखना है कि एक से ज्यादा चीजें भी तो हो सकती हैं। अब साइमल्टेनियसली मैं आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया एंड दैट्स इट। अब सिर्फ मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि यहाँ पे अब देखिए आपने मशीनरी परचेज की है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने मशीनरी परचेज की हो और साथ में आपने यहाँ पे डेटा में गिवन हो तो बिल्डिंग, और बिल्डिंग आपने कितने की सेल की है, सपोज 6 मिलियन की। अब ये जो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरफ आप एक मशीनरी सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो कैश आपके पास माइनस हो रहा है, और फिर आप क्योंकि एक एसेट आप बेच रहे हैं तो कैश आपके पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं वो 2 हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो यही इक्वेशन एक्सपेंड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं 2 हैं। अब अगर सपोज यहाँ पे एक और चीज लिखी होती है आपकी कि इशुएंस ऑफ शेयर, इशुएंस ऑफ शेयर्स, तो शेयर इशू कर रहे हैं, आपने 5 लाख के इशू किए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके 5 लाख, या जब शेयर आप इशू करते हैं तो पैसे आपके पास आते हैं, तो यहाँ पे शेयर इशुएंस ऑफ शेयर बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप नोट कीजिए कि जरूरी नहीं है कि एक ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या एक ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, ये ज्यादा भी हो सकती है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये 2 बार एक्टिविटीज आ रही हैं। ये मैं आपको कलर से बता देती हूँ, ये देखिए एक बार ये आ गया और ये जो 6 मिलियन है वो यहाँ से आया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अब ये देखें कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो इसमें 3 एंट्रीज हुई हुई हैं। एक बार आपके ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट इशू हुआ है, एक बार डिविडेंड पे हुआ है, और एक बार एसेट आपने सॉरी एक बार शेयर्स इशू हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये जितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस होंगी ये इक्वेशन एक्सपेंड हो जाएगी। और आप चाहे तो इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिख लें, आप चाहे तो इसको, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में इजी लगता है तो आप इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट फॉर्मेट यानी कि ये इस तरह से। तो एग्जाम में इनफैक्ट आपको आपसे अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, फॉर्मेट के मार्क्स नहीं है। तो इसको आप जिस तरह भी करना चाहें, आप इक्वेशन फॉर्मेट में, प्रोफॉर्मा फॉर्मेट में, आप जिस तरह भी करना चाहें कर लें। नेक्स्ट आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, और 3 से लेके 3-11 तक हमने प्रॉब्लम किए हैं। इस जैसे ही प्रॉब्लम आपको या यही कॉन्सेप्ट्स आपसे चेक किए जाएंगे क्विज 1 और असाइनमेंट 1, और मिड टर्म का पहला सवाल इसी चैप्टर में से होगा। ओके क्लास, दैट्स इट। काउंसलिंग आवर्स मेरे मौजूद हैं ऑफिस के बाहर, तो आपने जब भी आना हो काउंसलिंग आवर्स में आइएगा। कुछ समझना हो तो कोर्स पैक और कैलकुलेटर साथ लेके आइएगा। नेक्स्ट क्लास सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की होगी ट्यूसडे को, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को हमारा क्विज 1 असाइनमेंट 1 है। ओके, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज।